अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में 4th ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज़ बीन विद मी। आई गेस मैंने जब लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट किए थे वो मेरा फर्स्ट ईयर था एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन 4th ईयर। सो जर्नी थोड़ी लंबी रही है बट या वी हैव रीच अ गुड हाइट टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है हाई इंपॉर्टेंट है एंड ये ऐड किया गया है हमारे MDCAT के सिलेबस में। सो अगैन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सिंस न्यू चैप्टर है तो ये जो चैप्टर है लास्ट बुक के अंदर भी था बट इसके काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बाकी हमारे पुरानी किताब के अंदर नहीं थे। इसके अलावा इसके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ना फेडरल के अंदर मौजूद हैं ना पंजाब के अंदर। तो आई गेस दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड टॉपिक, खास तौर पर इसको सही से पढ़ना। तो हम वही करेंगे। एंड एक काम करता हूँ, सबसे पहले आई विल गिव यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद हम इसको थॉरोली स्किम थ्रू कर लेंगे, बेसिकली जल्दी से रीड कर लेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं कि हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं ऑन अ सेपरेट शीट। ओके। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है। बायो का सिंपली मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी चीज़। एंड टेक्नोलॉजी इज वी ऑल नो व्हाट एक्चुअली इट इज़। ठीक है। इट इज़ बेसिकली अ साइंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी बेहतर हो गई है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी वी टॉक अबाउट यूजिंग द लाइफ, यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टेक्नोलॉजी को मिलाएं एंड इन दोनों चीज़ों को मिला के हम क्यों ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई काम करें। ठीक है। कुछ ऐसा काम करें जिससे इंसानों को फ़ायदा हो। ठीक है। ना सिर्फ अब इंसानों को फ़ायदा किस तरीके से हो सकता है, 3 से 4 चीज़ें हैं। इट कैन बी थ्रू हम अगर इसको हम एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हम कुछ ऐसी ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे जो हमारी एग्रीकल्चर की क्या कर सकती हैं, वो क्रॉप्स की यील्ड बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा हम इसको यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन में। ठीक है। ये हॉस्पिटल का सारा सीन, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी हेल्थ है दैट विल बिकम बेटर। और क्या कर सकते हैं विदाउट अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन थिंग लाइक एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इन्वायरमेंट के लिए भी। हाउ विल वी यूज़ इट फॉर अवर इन्वायरमेंट। इसमें हमारे पास ये आता है कि हम अपने माहौल को बेहतर बनाएंगे, पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, वी विल डिस्कस दैट लेटर। सो दीज आर द थिंग्स जो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर बना सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी सिंपली अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, विच डील विद द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है। हाउ, बाय यूजिंग लाइफ मीन बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म बल्कि कुछ सेल्स भी आ सकते हैं। हम टिश्यूज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हम बैक्टीरिया को भी इवन यूज करेंगे। हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि हाउ वी विल बी यूजिंग बैक्टीरिया फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। सो यूजिंग ऑल दीज थिंग्स जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, दैट इज व्हाट मेक्स बायोटेक्नोलॉजी। ओके। तो पहले हमारा ये टॉपिक था। देन वी हैव टू डिस्कस समथिंग विच इज कॉल्ड क्लोनिंग। और आज का हमारा पूरा टॉपिक ना इस क्लोनिंग के अराउंड रिवॉल्व करेगा। इट्स अ बिग लेक्चर, तो यू हैव टू स्टे विद मी एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ताकि रीडिंग करते हुए कोई मुश्किल ना हो आपको। व्हाट एक्चुअली इज क्लोनिंग। क्लोनिंग का सिंपल मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है। अब ठीक है, कॉपी कर रहे हैं हम, किस चीज़ की कॉपी करेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सेल को क्लोन करने की या फिर जीन को क्लोन करने की। एंड यही हमारा आज का टॉपिक होगा, हाउ वी कैन बेसिकली कॉपी द सेगमेंट्स ऑफ जीन, यानी जीन के कुछ टुकड़े हम उनको कॉपी करें एंड उसकी मदद से हम बहुत से काम आगे हासिल कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास जीन क्लोनिंग में आएगा। फिर एक चीज हमारे पास होती है RDNA, दैट इज कॉल्ड रिकम्बाइनेंट DNA। ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट DNA। व्हाट एक्चुअली इज दिस रिकम्बिनेंट DNA? रिकम्बिनेंट DNA का मतलब होता है एक ऐसा DNA, ठीक है, जिसको हमने बनाया है बाय टेकिंग द पीसेस ऑफ DNA। ठीक है। बाय टेकिंग द पीसेस ऑफ DNA फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। हमने बहुत सी डिफरेंट रिसोर्सेज यूज की। मतलब मेरे पास 3 ऑर्गेनिजम्स थी, ऑर्गेनिज्म A, B एंड C। मैंने DNA का एक टुकड़ा A से लिया, एक टुकड़ा B से लिया एंड एक टुकड़ा ले लिया मैंने C से।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों टुकड़ों को मिला रहा हूँ, ठीक है। कैसे मिला रहा हूँ, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए है, उसके अंदर इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो नया डीएनए बन चुका है, जिसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए नहीं है, बल्कि इट कंटेन्स पीसीस ऑफ डीएनए फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। एंड वो ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या, द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच डील विद दिस फिनोमेना ऑफ क्लोनिंग एंड विच डील्स विद कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की वो सब ब्रांच, ठीक है, जो डील करती है हम जिसकी मदद से रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। व्हाट्स दैट, दैट्स कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमने यही चीज़ यहाँ पर देखनी है। एंड इस पूरे टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे होंगे कि कैसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करेंगे, उसको क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उसमें हमारा क्या क्या रोल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो वी डिस्कस अबाउट बायोटेक्नोलॉजी के, एक ऐसी फील्ड है बायोलॉजी की, वी डील करती है विद एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना, यानी कि यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसके लिए, ऑर्गेनिज्म, सेल, बायोमोलिक्यूल यूज करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। फिर भी डिस्कस अबाउट के कैसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में और रिकम्बिनेंट डीएनए क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जब रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं ना, उसमें हमारे पास फेलियर्स या चांसेस ऑफ फेलियर्स कम हो जाते हैं। द क्वेश्चन अराइजेस कि फेलियर्स एंड चांसेस ऑफ फेलियर्स ऑफ व्हाट, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, वी टॉक अबाउट कि मैं चाहता हूं कि मेरे क्रॉप की यील्ड बढ़ जाए, मैं चाहता हूं मेरी फसल ज्यादा उगे, एंड उस फसल को उगाने के लिए मैं चाहता हूं कि मेरा पौधा जो है इट शुड बी रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया, व्हाट, इट शुड बी रेजिस्टेंट टू सम बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया वगैरह जो है वो इसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो मैं एक ऐसा पौधा ग्रो करूंगा, ऐसा प्लांट ग्रो करूंगा, उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसी चेंजेस पैदा कर दूंगा कि इट विल बिकम रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े उसका नुकसान नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इसको हम पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, विच डील विद मैनिपुलेशन। हम इसमें क्या करते हैं, वही बात है ना कि हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि उसके डीएनए के अंदर या उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई चेंज लाता है। फिर भी डिस्कस अबाउट जीन क्लोनिंग, वो टेक्निक है जिसमें हम कॉपी बनाते हैं किसके, स्पेसिफिक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए की। अब डीएनए का एक पूरा टुकड़ा होता है, ठीक है, मैंने ये चैप्टर पढ़ा है ऑलरेडी कि व्हाट्स एक्चुअली इज डीएनए। इस पूरे डीएनए के टुकड़े के अंदर मैं कहूंगा कि ये वो डीएनए का एक पार्ट है, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी जीन मौजूद है, उस जीन का नाम ए है फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे लिए इंसुलिन बना सकती है। यू नो, इंसुलिन वो चीज़ है जो हम डायबिटीज़ के मरीज को देते हैं, ठीक है, शुगर के मरीज को, और ऑब्वियसली इंसुलिन महंगी आती है। तो व्हाट आई वांट टू क्रिएट दिस इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अब उसमें क्या होगा, इसके बहुत से तरीके होते हैं। नॉर्मली इंसान के अंदर ना जो इंसुलिन बनती है वो पैनक्रियाज के अंदर बनती है, दैट इज इन वेरी लेसर अमाउंट। तो हम क्या करते हैं, हम इंसुलिन को पैदा करते हैं लाइक हॉर्सेस के अंदर, ठीक है, ना सिर्फ हॉर्सेस के अंदर बल्कि हम कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी हम इसको पैदा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो जीन जो इंसान के अंदर इंसुलिन बनाएगी, हम वही जीन डाल देंगे हॉर्सेस एंड बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि हॉर्स के अंदर ये फिर ज्यादा क्वांटिटी में बनाएगा। बैक्टीरिया के अंदर इसलिए डाल रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ना जो मल्टीप्लिकेशन का रेट होता है दैट इज वेरी हाई, तो फिर जल्दी जल्दी ये क्या करेगा कि इंसुलिन बना देगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम करते क्या है, क्लोनिंग ऑफ जीन के अंदर एक स्पेसिफिक टुकड़ा जीन का पहचानते हैं, डीएनए का पहचानते हैं, फिर हम उसकी कॉपी बनाते हैं। उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया हमने, ओके मैंने सबसे पहले पहचाना कि यही मेरा सेगमेंट है जिसकी मुझे जरूरत है। फिर मैं उसको क्लोन करूंगा, कॉपी बनाऊंगा, एंड फिर इसके हम बहुत से फायदे इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन की कॉपी बनाने के दो तरीके हैं, एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। हम अभी इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कस करना है, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्टेप्स हैं इसके, कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम बहुत से स्टेप्स यूज़ करते हैं, और उन स्टेप्स में हमारा मेन काम ये होता है कि हम क्या करेंगे, एक डीएनए का सेगमेंट लेंगे, उस डीएनए का स्पेसिफिक सेगमेंट को हम पहचानेंगे कि यहाँ पर हमारी वो जीन मौजूद है जिसकी मैं कॉपीज बनाना चाहता हूँ। दैट इज कॉल्ड बेसिकली मेकिंग, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन and isolation of gene of interest. What is gene of interest? Gene of interest is that specific gene जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिसकी मैं कॉपीज बनाना चाहता हूँ। तो मेरे डीएनए का वो सेगमेंट जिसके ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेरी पसंदीदा जीन है एक तरीके से, मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या होगा,
जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं एक वेक्टर के अंदर डालूंगा। तो जब आइडेंटिफाई कर लूंगा ना, तो मैं इस बेसिकली इस जीन को यहाँ से काटूंगा, इस सेगमेंट को यहाँ से तोड़ूंगा, ताकि ये सेगमेंट मेरा अलग हो जाए इस फॉर्म में। ठीक है, फिर क्या करूंगा, इस जो जीन का सेगमेंट है मेरा, जो डीएनए का सेगमेंट है, इसको एक वेक्टर के अंदर डालूंगा। व्हाट एक्चुअली इज वेक्टर? बेसिकली वेक्टर वो चीज होती है जिसके जरिए हम एक ऑर्गेनिज्म की जीन को दूसरी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वेक्टर इज बेसिकली अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो बेसिकली वेक्टर में आपने एक बात बहुत ज्यादा याद रखनी है, दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड इज बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ डीएनए। बैक्टीरिया जो होते हैं ना उनके अंदर पाया जाता है, लाइक दैट इज अ बैक्टीरियल सेल, उसके अंदर ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक और यहाँ पर टुकड़ा मौजूद होता है इस तरह सर्कुलर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर प्लाज्मिड, एंड दैट प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमने तोड़ा है, हम उसको हम वेक्टर के अंदर डाल देते हैं। तो वेक्टर के अंदर डाल देते हैं, तो जो अब वेक्टर के अंदर एक ऑलरेडी एक डीएनए मौजूद था। ठीक है, बैक्टीरिया था फॉर एग्जांपल, या उसका प्लाज्मिड था। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक तरह से डीएनए है। उस डीएनए के अंदर मैंने दूसरे डीएनए का टुकड़ा डाल दिया, तो जो ये जो चीज बन चुकी है, व्हाट एक्चुअली इट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हम क्या करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, होस्ट सेल क्या होता है? होस्ट मेहमान नवाज को कहते हैं। तो वो चीज जिसके अंदर कोई बाहर की चीज आए, यानी कि बाहर से मेहमान आए जिस घर पे, उनको हम होस्ट कहते हैं, आने वाले को गेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बना लिया है बेसिकली बाय कंबाइनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर, दैट इज इंसर्टेड इनटू अ होस्ट सेल, द सेल व्हिच विल बी बेसिकली अंडरगोइंग डिवीजन। फिर हम क्या करते हैं, वो सेल जिसके अंदर ये हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म सेल कहते हैं। फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म सेल को पहचानना भी थोड़ा मुश्किल काम होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट दिस ट्रांसफॉर्म सेल। यार ये वो बेसिकली स्पेसिफिक सेल है जिसके अंदर मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है। ठीक है, इसको पहचान के हम इसी की मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, एंड आखिर में ये जो पूरा काम तैयार हो चुका होगा, ठीक है, तो हम वो जीन जो हमने वहां से आइसोलेट की थी उसको, यानी जो रिकॉम्बिनेंट जीन थी हमारी, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर मौजूद है, उस जीन की मदद से हम प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम कराएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू डिस्कस व्हाट आर द टेक्निक्स जो कि हम जीन क्लोनिंग के अंदर यूज करेंगे, ये सारे जो स्टेप्स हैं ना, यही टेक्निक्स हैं बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पर वो नीचे इस बात को डिस्कस करते हैं। वेट, लेट मी रीज ऑल दिस स्टफ फर्स्ट। ओके, तो वो नीचे डिस्कस करते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम एक ऐसी टेक्निक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक पूरी टेक्निक का नाम है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं। कैसे मैनिपुलेट करते हैं? उस डीएनए के अंदर, अगर ये डीएनए है तो इस डीएनए के अंदर ये टुकड़ा मैंने काटा, यानी कि इस डीएनए का ये पार्ट काटा, तो ये ऐसे हो गया, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कोई बाहर की दूसरी ऑर्गेनिज्म के डीएनए का मॉलिक्यूल या पार्ट या सेगमेंट डाल दूंगा, तो जो एक ऐसा डीएनए बन जाएगा जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था नेचर में। ठीक है, तो यही काम हमारा होता है कि हम मैनिपुलेट करते हैं एंड मॉडिफाई करते हैं डीएनए को। कैसे? बाय कंबाइनिंग द डीएनए फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। ओके, इसके साथ दे से दैट ये जो कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो पहले नेचर में मौजूद नहीं था, और ये नया डीएनए जो पहले कभी नेचर में मौजूद नहीं था, उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। फिर हम इसको क्या करते हैं? इस डीएनए को डाल देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगी? इस डीएनए की मदद से डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएगी। क्या बनाएगी? डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएगी। यही हम चाहते हैं कि डीएनए का काम ही क्या होता है? प्रोटीन्स बनाना। ठीक है, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यानी कि एक PUC19, एक PUC19 एक रिकॉम्बिनेंट जीन है, जिसको अगर हम कोलाई बैक्टीरिया का है, एक बैक्टीरिया का नाम है, उसके अंदर डाल दें तो होगा क्या? ये एम्पिसिलिन एक ना एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया को मार देती है। सो अगर हम बैक्टीरिया को ना जी वाली जीन दे दें, दैट इज कॉल्ड PUC19 जीन, अगर हम इस बैक्टीरिया कोलाई को दे दें, तो वो कोलाई जो पहले एम्पिसिलिन ससेप्टेबल था, यानी कि वो मर जाता था एम्पिसिलिन की वजह से, अब वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, इट विल नॉट डाई। ठीक है, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वो ये है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आप आइडेंटिफाई करोगे, अगर ये पूरा डीएनए का सेगमेंट है तो आप ये टुकड़ा पहचानोगे, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, एंड पहचानने के बाद इसको आइसोलेट करोगे, अलग करोगे। आइसोलेट कैसे करते हैं? हम ना इसको यहाँ से काट देते हैं। ये काटते किसकी मदद से हैं? कुछ एंजाइम की मदद से काटते हैं, जिनको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस। These restriction endonucleases are the enzymes जिनको हम मॉलिक्यूलर या डीएनए सीजर्स भी कहते हैं, जो कैंची का काम करती हैं और डीएनए के सेगमेंट को यहाँ पे काट के हमें अलग करके दे देती हैं।
तो यानी कि ये हमारा स्पेसिफिक सेगमेंट हमें अलग मिल जाता है, ठीक है। ये काट तो दिया, बट काटने के लिए पहचानना भी तो जरूरी है। सो काटने से पहले पहचानने का काम दैट विल बी डन बाय प्रॉब। ओके, द क्वेश्चन अराइज व्हाट एक्चुअली इज प्रॉब। हम प्रॉब कहते हैं अ डीएनए का सेगमेंट, ठीक है, या फिर बेसिकली हम कहते हैं इट्स द सीक्वेंस ऑफ बेसिस, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है, जो लगा होता है लाइक एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो ये सीक्वेंस होता है हमारे पास कुछ बेसिस का जो लाइन से मौजूद होता है, उसको हम प्रॉब कहते हैं। तो हम सबसे पहले करते क्या है, एक ऐसा प्रॉब लेते हैं जिसके अंदर हमने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला होता है। फिर इस प्रॉब की मदद से हम क्या करते हैं, उस सेगमेंट को पहचान लेते हैं। ये आपने बस यहाँ से 2 MCQs याद रखने हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस आर द डीएनए सीजर्स और द मॉलिक्यूलर सीजर्स एंड व्हिच आर यूज्ड टू कट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, and the gene of interest is basically identified using a fragment of DNA that's called probe. Probe identification, resection endonuclease का क्या काम है, that is basically cutting। फिर हमारे पास आता है, हमने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने वहां से काट ली है, इंसुलिन वाले जीन काट ली है। अब क्या करना है, मैंने इसको मैं एक वेक्टर के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, एंड वो वेक्टर जिसके अंदर हम ये बाहर वाला डीएनए या बाहर वाले जीन डालते हैं उसको हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, ठीक है। एंड वेक्टर होता क्या, मैंने आपको बताया था, वेक्टर इज बेसिकली एनी चीज, ठीक है, विच इज यूज टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल या फिर विच इज यूज टू ट्रांसफर द डीएनए मटेरियल ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज लाइगेटेड। अच्छा, लाइगेट का मतलब होता है जोड़ना, जॉइन टू अनदर डीएनए आइडेंटिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। अब होता क्या, नॉर्मली ये वेक्टर होता है पूरा हमारे पास, हम इस वेक्टर को भी पहले काटते हैं, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट काटते हैं ताकि उस स्पेसिफिक पार्ट की जगह पर हम आने वाला ये जो नया सेगमेंट जिसको हम काट के ला रहे हैं वहाँ चिपका सकें, ठीक है। तो वो वेक्टर को हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। जो प्लाज्मिड होता है, क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बैक्टीरिया या फिर यीस्ट के अंदर भी पाया जाता है। एंड जब द कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द क्लोनिंग वेक्टर, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दे कैन आस्क यू दिस एमसीक्यू के the combination of dash and dash forms new recombinant DNA molecule, the combination of gene and the cloning vector, ठीक है। You just need to remember this यहाँ से। फिर हमारे पास है introduction of recombinant DNA into whole cell। अब ये सेल है मेरा, ठीक है, इस सेल का काम है कुछ भी कॉपी करना, बनाना, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। हम वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है मेरा बन चुका है, मैं इस सेल के अंदर डाल दूंगा। कैसे डालूंगा, अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और वेक्टर को इस सेल के अंदर डालने के लिए इसको सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कराना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं और वो इस सेल के अंदर डाल देते हैं। जब डाल देते हैं तो ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, इट बिकम्स परमिएबल टू अलाउ द एंट्री ऑफ व्हाट वी से अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आराम से फिर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होस्ट सेल के अंदर डाला जाता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये एमसीक्यू एक और हो गया, ठीक है। एंड कैल्शियम क्लोराइड की भी मैंने बात की। आफ्टर दिस प्रोसेस जो होस्ट सेल होता है, ये जो होस्ट सेल है ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, एंड ये जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद था इसकी मदद से प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। बस यहाँ पर यही बात मेंशन की गई है। फिर होगा क्या, अगर नॉर्मली एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, अब इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी इसकी डिवीजन की मदद से। ओके, व्हाट एल्स, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। अब आपका सेल, ये वाला सेल जिसके अंदर हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है, अब इसको पहचानना भी तो है, एंड पहचानने के बाद मैं चाहता हूँ कि यही सेल मेरा काम क्या है ना, मैं स्पॉइलर करना चाहता हूँ, बिकॉज इस सेल के अंदर मेरी मल्टीपल कॉपीज बन चुकी हैं किस चीज़ की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। द क्वेश्चन अराइज, सर कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक मार्कर्स, ठीक है। वो मार्कर्स क्या होते हैं, दीज मार्कर्स जिसको मैं कह रहा हूँ बेसिकली ये क्या होते हैं, ये होते हैं वेक्टर की चीजें, ठीक है। अब वेक्टर के अंदर कुछ भी हो सकता है, लाइक वेक्टर के अंदर कोई कलर हो सकता है, ठीक है, या वेक्टर की कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। दैट प्रॉपर्टी कुड बी लाइक, इस वेक्टर का काम था किसी एंजाइम को बनाना जो कि शुगर को डिसॉल्व करती है, शुगर को डाइजेस्ट करती है। तो अगर मेरे इस सेल के अंदर ये वेक्टर मौजूद है, तो इस वेक्टर की वजह से ये क्या करेगा, किसी स्पेसिफिक शुगर को ये क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, जो कि पहले बेसिकली वेक्टर करता था। तो हम सिलेक्शन एंड आइसोलेशन में हम ये काम चेक कर रहे होते हैं, हम चेक कर रहे होते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म सेल है इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो मौजूद नहीं है जो वेक्टर की थी। तो दिस सिलेक्शन एंड बेसिकली इज अचीव बाय यूजिंग स्पेसिफिक मार्कर जो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर मौजूद थी। और ये क्लोनिंग वेक्टर या तो वो डाइजेशन वाला काम कर सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा सेल है, ठीक है, मैं अगर ऊपर करूंगा अगेन, ये फॉर एग्जांपल
ये एक ऐसा सेल है जो कि एक एंटीबायोटिक को ससेप्टेबल था, यानी कि आराम से एंटीबायोटिक की वजह से इसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन मेरे पास एक क्लोनिंग वेक्टर था, जिस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर एक ऐसी जीन मौजूद है जो कि किसी भी सेल को रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक कर सकती है। लाइक ये जीन जिस भी सेल के अंदर चली जाएगी इस वेक्टर के जरिए, वो उस सेल को स्ट्रॉन्ग बना देगी, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो एंटीबायोटिक से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा होस्ट सेल है वो कहीं रेजिस्टेंट तो नहीं हो गया किसी चीज से, या फिर उसके अंदर कोई कलर चेंज तो नहीं आ रहा। अब कलर चेंज भी होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन, अब जो जीन हमारी बन चुकी है उस जीन की मदद से प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इस प्रोटीन सिंथेसिस की मदद से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब ऐसी लंबी की गई है, कुछ खास नहीं है, बट आखिर में ट्रांसफॉर्म सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स दिखाए हैं। आप ह्यूमन सेल लेते हो, उसका स्पेसिफिक सेगमेंट लेते हो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे, ये ऐसा सेगमेंट होगा जो कि इंसानों की ग्रोथ कराएगा, हाइट लंबी करता होगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, क्या कहा मैंने, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विच आर द एंजाइम विच आर यूज्ड टू कट द सेगमेंट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम उसकी मदद से क्या करते हैं, इस सेल के अंदर से ये वाला सेगमेंट काटते हैं। जब काटते हैं ना तो उसके इस साइड पर भी एंड इस साइड पे कुछ स्टिकी एंड्स क्रिएट हो जाते हैं। स्टिकी एंड्स मतलब चिपकने वाले। फिर हम क्या करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, दैट इज अ वेक्टर जो किसी एक बैक्टीरिया के अंदर मौजूद था, हम उसको लिया, उसके अंदर भी अगेन हम उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से कुछ पार्ट काट लेते हैं और इस तरीके से इस शेप में काटते हैं कि इसकी शेप है ना हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट की शेप है दोनों मैच करें। जब मैच कर जाएंगी उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर चिपकाएंगे। जब चिपकाते हैं ना तो हमारे पास एक एंजाइम होती है लाइगेज, वो यहाँ पर इस्तेमाल होती है। लाइगेज क्या करती है, दोनों एंड स्टिकी एंड्स को आपस में जोड़ने वाला काम करती है। एंड आखिर में हमारे पास ये बैक्टीरिया सेल जो पहले ये वाला था इसका अपना प्लाज्मिड डीएनए था, अब एक उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, बिकॉज इस प्लाज्मिड के अंदर एक और डीएनए का पार्ट भी मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर वो कुछ रिसेक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि अब हर चीज़ को जो उन्होंने यहाँ पर ऊपर डिस्कस की है वो उसको डिटेल में बताने जा रहे हैं, वो हैं क्या, उनका काम क्या है, वगैरह वगैरह। सिंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इसमें इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, वी विल जस्ट स्किम थ्रू इट। ओके, सो अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, तो व्हाट एक्चुअली दीज आर, मैंने पहले भी कहा था, इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। वाई डू वी कॉल देम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अच्छा इसकी कहानी है तो इन्होंने यहाँ पर लिखी है। इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए कहते हैं, कहा जाता है कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे, ठीक है, और अभी भी हैं, ये वो बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो क्या करती हैं, इनके अंदर आने वाले किसी भी पैथोजन को, पैथोजन क्या है, ये फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है, पैथोजन किसी भी एक बीमारी करने वाले या आपके अंदर के सिस्टम को खराब करने वाली किसी भी ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कहा जाता है कुछ ऐसी एंजाइम मौजूद होती हैं तो किसी भी सेल के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी, ऑब्वियसली अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर आने वाले इन्वेडर को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखती हैं। द क्वेश्चन अराइजेस, कैसे डिस्ट्रॉय करती हैं, वो क्या करती हैं, आने वाली चीज़ के डीएनए को ना वो कट कर देती हैं। जब कट कर देती हैं आने वाली चीज़ के डीएनए को तो कोई वो ऑर्गेनिज्म किसी काम की नहीं रहती। हाउ, बिकॉज डीएनए ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है, और अगर डीएनए ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, एंड ऑर्गेनिज्म डाइज। तो दिस इज व्हाट दे डू। इन दिस वे हम कहते हैं कि जो पैथोजेनिक डीएनए है उसकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कंट्रोल हो जाती है, इसीलिए एंजाइम का नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रखा गया। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है ये करती क्या है, मैंने कहा ये डीएनए का सेगमेंट तोड़ती हैं, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए तोड़ती हैं। कैसे तोड़ती हैं, हमने पढ़ा था डीएनए का मॉलिक्यूल, जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ा हमने डिटेल के अंदर, तो हमने ये पढ़ा था कि डीएनए के अंदर जो अगर एक नाइट्रोजनस बेस है और ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस है तो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, एक बॉन्ड होता है जो दो नाइट्रोजनस बेसिस को आपस में जोड़ के रखता है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक करती क्या है, उसी तरह नाइट्रोजनस बेस के अंदर मौजूद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटती हैं, तोड़ देती हैं। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो आराम से ये अलग हो जाता है सेगमेंट ऑफ डीएनए। अच्छा, ये जो डीएनए का सेगमेंट होता है ये क्या कोई खास होता है कि इसकी खास पहचान है? यस, इसकी खास पहचान है। इस डीएनए के खास सेगमेंट जो जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल ये वाला वो सेगमेंट है जिसके ऊपर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, इसके अंदर होता है एक सीक्वेंस कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास है नाइट्रोजिनस बेसिस GAATTC, ठीक है, एंड उसके सामने एक बिल्कुल इनवर्स या रिवर्स सीक्वेंस ऑफ
नाइट्रोजिनस बेसिस मौजूद है। तो बेसिकली वो वाला सेगमेंट ऑफ डीएनए जहां पर ऐसा सीक्वेंस, अगर यहाँ पर GAT है तो यहाँ पर TAG होना चाहिए, यानी कि इसका रिवर्स होना चाहिए। तो दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसके अंदर ये रिवर्स सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस मौजूद होता है, जिसको बेसिकली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी कहते हैं, वो जगह होती है जहां पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होता है। फिर हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से यहाँ पर और यहाँ पर एक कट लगाते हैं, यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ देते हैं। जब तोड़ देते हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती हैं, ना सिर्फ तोड़ देती हैं बल्कि जो एंड वाला पार्ट होता है उसको स्टिकी बना देती हैं, यानी कि स्टिकी एंड क्रिएट करती हैं दोनों तरफ, या फिर एक तरफ स्टिकी एंड बनाती हैं और एक तरफ ब्लंट एंड, यानी कि वो स्टिकी नहीं होता। फिर होता क्या है, स्टिकी एंड जॉइन विद प्लाज्मिड। फिर जो होता क्या है, मैंने कहा था ना, तो सर्कुलर प्लाज्मिड है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर डालेंगे। तो उस प्लाज्मिड के अंदर ना, अब हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि डीएनए के अंदर कि कैसे एडेनिन के साथ थायमीन जुड़ता है, गुआनिन के साथ साइटोसिन। तो हम जब इसको जोड़ने वाले होंगे ना, तो वही बेस पेयरिंग के रूल फॉलो होंगे एंड उसी बेस पेयरिंग के जरिए ही ये जो हमारा स्टिकी एंड है ज्वाइन करेगा। गॉट इट। एंड इसकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कुछ नाम यहाँ पर लिखे हैं आपने, लेमडा हिंदी एंड इकोराइव1, आपने ये याद रखना है, ठीक है। ये दो नाम है, लेमडा हिंदी एंड इकोराइव1, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। फिर हमारे पास लाइगेज होती है जिसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं, इसका काम चिपकाना होता है। अनदर एंजाइम अब चिपकाएगी कैसे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करेगी बिटवीन व्हाट, बिटवीन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट, द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, जो प्लाज्मिड डीएनए है उसके ऊपर भी तो न्यूक्लियोटाइड मौजूद थे ना, तो उसके दरमियान और आने वाले जीन ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान ये एंजाइम जो लाइगेज एंजाइम है उनको जोड़ेंगी, ठीक है। जब ये जोड़ेंगी तो क्या बन जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। यहाँ पर उन्हें ये दिखाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए था, ये लाइगेज एंजाइम आती है, इन दोनों को आपस में यहाँ पर एंड यहाँ पर कनेक्ट कर देती है। फिर हमारे पास सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। यार हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैंने पहले कहा ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट इज दैट वन जिसके अंदर हमारी कुछ स्पेसिफिक चीज मौजूद होती है एंड ये वो जीन होती है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, जिसकी हम कॉपीज बनाना चाहते हैं, जिसकी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं। तो उसको हम पहचानते इस तरह है कि हम क्या करते हैं, अगर हमारा जो डीएनए का सेगमेंट था, जो पूरा डीएनए था, हम उसके मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल उसके सेगमेंट्स को कट करते हैं, और जब मल्टीपल सेगमेंट्स कट करके एक जगह कलेक्ट करते हैं तो उससे डीएनए लाइब्रेरी या जीन की लाइब्रेरी क्रिएट हो जाती है। जिस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं, जीन की लाइब्रेरी या डीएनए की लाइब्रेरी में बहुत सारे डीएनए के सेगमेंट या फ्रेगमेंट मौजूद होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डीएनए प्रोब की मदद से उस चीज को पहचान लेते हैं। व्हाट आर डीएनए प्रोब, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट ऑफ नॉन सीक्वेंसेस। मैंने कहा ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट है नॉन सीक्वेंस के, सीक्वेंस ऑफ व्हाट, सीक्वेंस ऑफ बेसिकली नाइट्रोजिनस बेसिस। तो हमें पता होता है कि डीएनए प्रोब के अंदर एडेनिन, थायमीन एंड साइटोसिन लगा हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, हम इस प्रोब को डालते हैं एक इसके ऊपर रेडियो एक्टिव मटेरियल लगाकर। रेडियो एक्टिव मटेरियल का फायदा ये है कि हम इसको फिर जब हमारी बॉडी में चला जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, इसको पहचानना आसान होता है। तो ये एक डीएनए प्रोब है जिसका जो सीक्वेंस है हमें पता है, डीएनए प्रोब का सीक्वेंस हमें पता होता है, बट हमें ये भी तो पता है ना, एडेनिन के सामने थायमीन लगता है, थायमीन के साथ सामने एडेनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन। तो जब हम डीएनए प्रोब को डालते हैं, ये क्या करता है, जाता है और इस जैसे सीक्वेंस को ढूंढता है, एंड ये वो वाला सीक्वेंस है बेसिकली जो हमारी फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन साइट, दो साइड जिसके ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में से कट लगाया था वो मौजूद होता है। तो हम इसको डालते हैं, वो रेडियो लेबल होता है और इसको पहचान लेता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद ये हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में से इसको काट लेते हैं। जब सेगमेंट्स को काट लेते हैं तो उनको हम आइसोलेट अलग भी करते हैं। आपने काट तो लिया, कट तो लगा दिया है, ठीक है, आपने यहाँ पे कट लगा के इसको छोड़ दिया है, और इसको आइसोलेट जो करते हैं वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या है, इसी चैप्टर में मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी यूज कर सकते हैं या फिर कुछ और टेक्निक्स हैं लाइक पीसीआर को भी कर सकते हैं। जो आइसोलेटेड जीन है उसको फिर हम क्लोन वेक्टर के अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं वेक्टर क्या है, वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल। मैंने बताया था, ठीक है। एंड द होस्ट सेल में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है। तो वेक्टर का काम यही है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक जगह से लेके होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करना। क्या होता है वेक्टर भी, वेक्टर हमारे पास या तो होता है स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया, जो प्लाज्मिड था ना उसका ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, या इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, यानी कि प्लाज्मिड वाली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर वो मेंशन कर रहे हैं कि for anything to be a vector it should have some following character. It should be a DNA molecule जिसके अंदर origin of replication site होनी चाहिए। ये replication site क्या है, origin of replication site क्या है, ये मैंने DNA वाले चैप्टर में डिटेल में बताया है, बट अगेन बता दूं कि अब replication का मतलब होता है कॉपी बनाना। तो भाई आपका जो प्लाज्मिड है ना,
उसकी भी कॉपीज बनेगी। तो अगर उस प्लाज्मिड के अंदर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट ही नहीं है तो कॉपी कैसे बनेगी? तो इन ऑर्डर टू बी दिस द डीएनए, इट शुड बी डीएनए मॉलिक्यूल जिसके अंदर ये वाली साइट होनी चाहिए। इट शुड बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके अंदर होनी चाहिए, यानी ये प्लाज्मिड है, अगर इसके अंदर वो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस वाली जीन मौजूद है तो लूंगा, वरना नहीं लूंगा। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट भी होनी चाहिए। वेक्टर कौन कौन से हैं? प्लाज्मिड हो सकता है, लैम्डा फेज डीएनए हो सकता है, ठीक है, जीस के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकते हैं, या फिर कॉस्मिड हो सकता है। व्हाट इज कॉस्मिड? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड फेज डीएनए। तो इट कुड बी लैम्डा, इट कुड बी प्लाज्मिड, इट कुड बी लैम्डा का फेज डीएनए, यहाँ पर डायग्राम दी गई है, दैट इज फेज डीएनए, लैम्डा फेज डीएनए, इट कुड बी प्लाज्मिड और इट कुड बी कॉस्मिड। अब कह रहे हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वेक्टर। अब मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, इसको मैं एक वेक्टर के अंदर डालना चाहता हूँ, तो क्या स्टेप है? सबसे पहले ये है द वेक्टर एंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट आर, यानी कि हम वेक्टर को और जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कट पैदा करते हैं, स्टिकी एंड क्रिएट करते हैं यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। इसकी बात मैं कर चुका था। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप ये होता है कि जो फ्रेगमेंट्स हम अलग कर सकते हैं उनको प्यूरिफाई करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ठीक है, अलग करते हैं, इसको साफ सुथरा कर लेते हैं। फिर जो प्यूरिफाइड वेक्टर है एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं, दे आर लाइगेटेड, दे आर जॉइंड बाय एंजाइम कॉल्ड लाइगेज। तो पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई करने के बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काट के स्टिकी एंड क्रिएट करना, देन उनको प्यूरिफाई आइसोलेट करना एंड देन लाइगेट करना, यानी कि लाइगेज एंजाइम की मदद से उनको जोड़ना, ठीक है। फिर हमारे पास है फोर्थ स्टेप, दैट इज द लाइगेटेड डीएनए। जो डीएनए जुड़ चुका है उसको हम होस्ट सेल के अंदर डालते हैं बाय यूजिंग मेथड लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हीट शॉक। तीन मेथड है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है एंड हीट शॉक मेथड है। हम इसको इसी चैप्टर के अंदर ही डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ नाम ही पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक हो गया आपका, ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीट शॉक मेथड। तो सिलेक्टेड क्लोन्स हैं, फिर हम इनको जो कॉपी है हमारी, इनको हम मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे ताकि बहुत ज्यादा कॉपीज बन जाएं जिनकी हमें जरूरत होती है। इनसे हम बहुत चीजें लाइक प्रोटीन सिंथेसिस करा सकते हैं, या जीन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर जीन थेरेपी एक होती है। फॉर एग्जांपल हमारे जिस्म में वो जीन जिसका काम था रेड ब्लड सेल बनाना, वो खराब हो चुकी है, तो हम बोन मैरो की जीन होती है वो, तो हम क्या करते हैं उस बोन मैरो के अंदर उन जीन को ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वहां पर वो रेड ब्लड सेल बन सके। सो एंड द लास्ट टॉपिक इज टेक्निक्स विच आर अप्लाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ वेक्टर। अब देखो, मैंने पहले वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया, फिर हमने आइडेंटिफाई किया, अब वेक्टर को भी सिलेक्ट करना है ना, कि कैसे पहचानेंगे कौन सा वेक्टर अच्छा है। तो टेक्निक विच आर अप्लाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ वेक्टर कह रहे हैं दे आर बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ मार्कर। अगर हमारे पास वेक्टर में सुटेबल मार्कर मौजूद है तो ठीक है, वरना नहीं। जिसमें से या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली जीन मौजूद होगी, कि वेक्टर के अंदर ऐसी जीन मौजूद होगी जो कि एंटीबायोटिक का असर उसके ऊपर नहीं होगा, या फिर उसके अंदर मौजूद होगी फ्लोरेसेंट प्रोटीन वाली जीन, ठीक है, फ्लोरेसेंट प्रोटीन वाली जीन मौजूद होगी जो कि एक कलर शो करेगी, जिसको हम एक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप होती है उसकी मदद से देख लेंगे, क्योंकि ये काम हमारे लिए जरूरी भी है। बिकॉज आफ्टर ट्रांसफरिंग अ वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू अ होस्ट सेल, हमें पहचानना भी तो होता है, आइडेंटिफाई भी तो करना होता है कि क्या ये वो वाला होस्ट सेल है जिसके अंदर हमने अपना रिकम्बिनेंट डीएनए डाला था। एंड फॉर दैट दीज थिंग्स आर मस्ट, और उसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास या तो हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन या कलर प्रोड्यूसिंग जीन, या फिर हमारे पास वो फ्लोरेसेंट प्रोटीन वाली जीन एफपीजी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एक हमारे पास है AMPR जीन। इट इज अ जीन जो कि अगर प्लाज्मिड के अंदर मौजूद है ना, तो वो वाला मीडियम जिसके अंदर लाइक वो वाला होस्ट सेल जिसके अंदर हमारा ये वाला डीएनए मौजूद है, प्लाज्मिड मौजूद है, रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद है, जिसके लाइक वेक्टर के अंदर AMPR जीन मौजूद थी। तो अगर ये इस सेल के अंदर ये AMPR जीन वाला प्लाज्मिड मौजूद है, तो इस सेल को अगर मैं एक ऐसे मीडियम में डाल दूं जहां पर एम्पिसिलिन वाली एंटीबायोटिक मौजूद है, तो उसका असर इसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से पहचान सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करें वो कलर प्रोड्यूसिंग जीन की। लेक्सी जीन एक जीन है जो अगर वेक्टर के अंदर मौजूद है तो होगा क्या, उसका काम ये होगा कि अगर वो वेक्टर के अंदर मौजूद है ना, तो जो होस्ट वाला बैक्टीरिया होगा, इट कैन हाइड्रोलाइज एक्स गैल अ शुगर टू प्रोड्यूस ब्लू कलर इन बैक्टीरिया विच शो द प्रेजेंस ऑफ वेक्टर। व्हेन जीन इज इंसर्टेड द बैक्टीरिया विल नॉट प्रोड्यूस ब्लू कलर। अब वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि विदाउट द जीन, विदाउट द लेक्सी जीन वाला वेक्टर, नॉर्मली जो हमारा होस्ट सेल होता है वो क्या करता है, वो अपने अंदर लाइक जब वो एक एक्स गाल, एक शुगर का नाम है, एक मॉडिफाइड शुगर का नाम है, उसको डाइजेस्ट करता है तो ब्लू कलर पैदा हो जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर मैं ये लेक्सी जीन डाल दूंगा, तो अगर हमारा लेक्सी जीन वाला वो वेक्टर मौजूद है तो उसके अंदर कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू कलर पैदा नहीं होगा।
फिर फ्लोरेसेंट प्रोटीन जीन अनदर एक तरीका है जिसकी मदद से हम करते क्या है, द यूज ऑफ जीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन या एक जीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन है हमारे पास, जीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। इसका काम क्या है, फ्लोरेसेंट प्रोटीन वाली जीन बनाना, ठीक है। वो वाला वेक्टर जिसके अंदर फ्लोरेसेंट प्रोटीन वाली जीन मौजूद है विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब इसको हम डाल देंगे किसी भी होस्ट सेल के अंदर तो होगा क्या, वो उसके अंदर एक फ्लोरेसेंस, एक कलर पैदा करेगा, हम उस कलर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये तीन टेक्निक्स थी, तीन तरीके थे कि जब भी किसी वेक्टर को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, आइसोलेट करना है, सिलेक्ट करना है, तो मुझे तीन चीजें देख सकता हूँ मैं। आइदर आई विल सी कि क्या वो AMPR जीन वाला वेक्टर है, अगर AMPR जीन वाला वेक्टर था तो एम्पिसिलिन के अंदर उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, या फिर वो लेगजी जीन वाला है, अगर लेगजी जीन वाला था तो उसके अंदर ब्लू कॉलोनी पैदा नहीं होगी, ब्लू कलर पैदा नहीं होगा। एंड अगर वो फ्लोरेसेंट प्रोटीन जीन वाला था तो वो क्या करेगा, उस मीडियम के अंदर एक फ्लोरेसेंस पैदा करेगा, कलर पैदा करेगा, जिसको मैं एक माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी PCR एंड कुछ अलग टेक्निक्स ऑफ DNA आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए डू शेयर दिस वीडियो, इंशाल्लाह आई विल बी कंप्लीटिंग दिस सीरीज सून। अल्लाह हाफिज।